नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी बोली 6 साल बेमिसाल, लोगों ने यहां पर कर दिया जम करके ट्रोल और लगा दी है क्लास। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर को आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हलचल हुई तेज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया बड़ा दावा, 24 में से 20 सीटें जीतेंगे हम, बनाएंगे सरकार एक बार फिर से, ये कहना है कमलनाथ का। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे लॉकडाउन 4 पर जमकर के भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये असंवैधानिक और बिना योजना के उठाया गया कदम है। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। बीजेपी बोली 6 साल बेमिसाल, लोग एक एक कर गिनाने लगे बुरा हाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को 6 साल पहले यानी कि 16 मई 2014 को भारत की जनता ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दिया था। इसको याद करने के लिए बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है। अपने आधिकारिक अकाउंट से वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी ने लिखा था कि मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल। भाजपा के यह ट्वीट करते ही यूजर्स नाराज हो गए और एक एक कर उनके बुरे हाल गिनने लगे। बॉलीवुड से लेकर के पूर्व छात्र नेताओं तक सभी ने उनके इस ट्वीट की यहां पर जम करके आलोचना की है। बीजेपी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा है कि 24 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं और रोज ऐसे नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं और भाजपा 6 साल बेमिसाल कर रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा है, पिछले 6 साल से आपकी सारी स्कीम फेल हुई हैं, देश में सांप्रदायिकता फैली है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लिस्ट बहुत ही लंबी है। एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है, बीजेपी के 6 साल तो बेमिसाल हैं, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जीडीपी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश, अधिकतम किसान आत्महत्याएं, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ती जा रही है, 23% गरीबी में वृद्धि, 68,000 करोड़ लोन राइट ऑफ, आरबीआई के रिजर्व बेचे। ये है मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कन्हैया कुमार ने भी यहां पर ट्वीट किया है। सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया। कन्हैया कुमार ने लिखा, रोज देश के किसी न किसी कोने से मजदूरों और मरीजों के मरने की दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। इस गम के दौर में भी राग दरबारियों की टोलियां 6 साल बेमिसाल की खूबियां गिना रही हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लिखा, 1-2 दिन ठहर जाते, कोई शांत दिन ढूंढ लेते। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 6 साल बेमिसाल करने पर बीजेपी की जमकर के हुई है फजीयत। लोगों ने लगा दी है सोशल मीडिया पर क्लास और एक के बाद एक जोरदार हमले यहां पर लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं बीजेपी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मजदूरों के पलायन पर अखिलेश यादव बोले, 1947 के बाद ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि देश का मजदूर और कामगार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 1947 के बाद भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। जिनसे न्याय की उम्मीद है वही सरकार अन्याय और असहनीय पीड़ा पहुंचा रही है। सपा सुप्रीमो ने कहा है कि बेसहारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, यह घोर अमानवीय कृत्य है। इस संकट का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर 2 महीने से केंद्र और राज्य की सरकारें क्या करती रहीं? यह लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। गरीब की जिंदगी पर ही लगा दें रासुका। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार का आदेश है कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में ना घुसने देंगे, ना रेल ट्रैक पर चलने देंगे, ना ट्रक दोपहिया से जाने देंगे। भाजपा की गरीब विरोधी नीतियां ही लोगों को ये सब काम करने को मजबूर कर रही हैं। अच्छा हो सरकार गरीब की जिंदगी पर ही रासुका लगा दे। ये अखिलेश यादव ने यहां पर बहुत ही जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और लिया है निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार को भी यहां पर इशारों में ही।
तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लॉकडाउन 4 पर जमकर के भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये असंवैधानिक और बिना योजना के उठाया गया कदम है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते तेलंगाना के हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार की काफी आलोचना की है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि बिना गरीब की सोचे उठाया गया एक असंवैधानिक कदम है। सरकार को कोई अंदाजा नहीं है कि किस तरह की मुश्किल का सामना गरीब कर रहा है और इससे वो ज्यादा परेशानी में आएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि बिना किसी सुझाव के असंवैधानिक तरीके से लॉकडाउन को आखिरी वक्त में बढ़ाया जा रहा है। ये गरीबों के दर्द को और अधिक बढ़ा देगा, साथ ही इसने राज्यों को भी संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन को लेकर के फैसला राज्यों को करना चाहिए और केंद्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, तब इसे संवैधानिक कहा जाएगा। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, केंद्र राज्यों की पैसे की मांग को भी अनदेखा कर रहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर के कई विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालत में भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे व्यवस्था कहती है तो फिर उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। कहीं गौशाला तक में लोगों को रखा जा रहा है तो कहीं सीमाओं पर बच्चे बिलख रहे हैं। क्या इसी नए रंग रूप की बात हुई थी? ये यहां पर अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर, और जमकर के भड़के हैं ओवैसी भी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव साइलेंट तैयारी में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी के असंतुष्टों पर है नजर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश भले ही बंद हो, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुपचुप तरीके से सक्रिय हैं। ये सक्रियता प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने विश्वस्त नेताओं के साथ मिलकर उपचुनाव की रणनीति लगातार बना रहे हैं। उनकी नजर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं और कांग्रेस के दल बदलुओं पर है। लक्ष्य कम से कम 20 सीटें जीतने का है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारकों को भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साइलेंट प्लानिंग में जुटे हुए हैं। कमलनाथ गुपचुप तरीके से उपचुनाव वाले 15 जिलों में कांग्रेस के लिए रणनीति लगातार बना रहे हैं। वो लगभग हर दिन संबंधित जिलों के कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों से यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर पीसीसी चीफ हर दिन फोन के जरिए संबंधित विधानसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदारों से भी बात कर रहे हैं। कुछ नेताओं को भोपाल बुलाकर गुपचुप तरीके से मीटिंग भी लगातार हो रही है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, कमलनाथ का फोकस 24 में से 20 सीटें जीतने पर है। इसके लिए वो बीजेपी के उन नामी और असंतुष्ट चेहरों से लगातार संपर्क के प्रयास में है जो कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने से भाजपा से नाराज हैं। बीजेपी में सेंधमारी के लिए कमलनाथ स्थानीय स्तर पर नेताओं से संपर्क कर रणनीति भी लगातार बना रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, और यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 24 में से 20 सीटें जीतने का रखा है टारगेट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा दावा, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में रेलवे ने नहीं की है कोई भी मदद, मचा हड़कंप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों और गरीब कामगारों पर ही पड़ी है। काम बंद होने से इनके पास पेट पालने का संकट पैदा हो गया है, इसलिए ये प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार दावा करती है इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेल टिकट का 85% खर्च सरकार उठा रही है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात से काफी हैरान हूं। जमीनी हालात की जानकारी रखने वाला कोई शख्स भला ऐसा गलत बयान क्यों देगा। मैं आपको बता दूं कि मजदूरों के लिए रेल टिकट में ना तो रेलवे मदद कर रहा है और ना ही केंद्र सरकार, पूरा खर्चा राज्य सरकारें ही अकेले उठा रही हैं। ये यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, और यहाँ पर केंद्र सरकार की सारी पोल खोल के रख दी है देशमुख ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सरकार ने मनरेगा के लिए दिए 40,000 करोड़ रुपए, तो राहुल गांधी ने जताया पीएम मोदी का आभार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने यूपीए काल में सृजित मनरेगा स्कीम के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी दी है। मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद सदस्य के रूप में ली शपथ। सीएम बने रहने को लेकर के रास्ता हुआ साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इससे उन्होंने 28 मई के बाद भी राज्य के सीएम पद पर बने रहने की बाधा पार कर ली है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी का ट्वीट, गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटे हजारों मजदूर, यूपी सरकार से नहीं हो पा रही है व्यवस्था। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लॉकडाउन के बीच गाजियाबाद का रामलीला मैदान मजदूरों से भरा हुआ है। अपने अपने घरों को जाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर रामलीला मैदान में जुटे हुए हैं। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती है। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को आज इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। एक ट्वीट कर यह बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है। उनका कहना है कि हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की, बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें बसें चलाने की अनुमति तक नहीं दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया था। उनका यह भी कहना है कि विपदा के मारे लोगों को सहूलियत देने के लिए ना तो सरकार तैयार है और अगर कोई मदद दे तो उससे भी इनकार है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे, ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 10 लाख करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए सरकार को। पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि सरकार की ओर से घोषित पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि है, जो भारत की जीडीपी का मात्र 0.91% है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से मीडिया से कहा कि हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया, हमने अर्थशास्त्रियों से भी बात की। हमारा यह मानना है कि इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है। आर्थिक बजट की शेष राशि कई बजट का हिस्सा है और कई घोषणाएं कर्ज देने की व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये यहां पर कहना है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। और केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक पैकेज पर लिया है आड़े हाथों। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत